कौन किस पे भारी है। देख लो नियति कैसे कैसे दिन दिखा रही, धूप बारिश सह रहा उसे सत्ता आजमा रही। मंडियों की व्यवस्था नहीं थी, बाजार की व्यवस्था नहीं थी, बाजार समितियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। आपने देखा होगा गांव की मंडियों में औने पौने दाम में आते थे, साहूकार और खरीद करके लेके चले जाते थे। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको देने की व्यवस्था हुई। पशुपालन भी एक बड़ा रोजगार हो गया है। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बाबा वानी देख रहे हैं आप। मैंने शुरुआत किया है, इसका मतलब है कि आज लीड मुझे ही लेना होगा और एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ दीपक है, क्योंकि दीपक पूरे बिहार का दौरा करके आए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पे जब हमारी टीम लोगों से बात कर रही थी, उनकी समस्याएं जान रही थी, उनकी विशेषता जान रही थी, और पिछले 35 सालों में या फिर आज़ादी के बाद इस बिहार ने जो कुछ भी सहा है, झेला है, कहाँ विकास हुआ और कहाँ विकास से महरूम रह गया है, उन सभी चीज़ों को समेट करके सहेज कर आप तक पहुँचाए हैं। आज मैं इन्हीं विषयों से शुरुआत करता हूँ और आज का विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि आज के विषय में जब आपने हेडलाइन देखा होगा तो आपको निश्चित रूप से लगा होगा कि हम आज उनकी बात करने बैठे हैं जिनकी बात करते तो सभी हैं लेकिन उनके लिए करते नहीं हैं। मेरी बात समझ में आई? उनकी बात करते तो सभी हैं लेकिन करते नहीं हैं, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है जो बिहार में भी कम नहीं हो रही है। तो आइए हम 4 लाइनों से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि बाबा वानी मेरा अक्सर आप लोगों तक पहुंचता रहता है। 4 लाइनों का ये छोटा सा मेरा उद्गार है जो मैं प्रकट करता हूं। शुरुआत आज उन 80% लोगों से कर रहा हूं जिनको हमारी जरूरत है। इसलिए हम बता रहे हैं कि सबका पेट पालने वाला अगर भूखा हो तो आपके पेट के वो निवाले आपको माफ नहीं करेंगे। उसी पर 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि देख लो नियति कैसे कैसे दिन दिखाती है। देख लो नियति कैसे कैसे दिन दिखा रही, धूप बारिश सह रहा उसे सत्ता आजमा रही। धूप बारिश सह रहा उसे असत्ता आजमा रही। सफल हर बार होता है पर असफल है। सफल हर बार होता है पर असफल है। सबका पेट भरने वाला परेशान आज और कल है। भले ही चर्चा इस बात की हो जाए कि इस 79 सालों में हमारे देश ने कितना प्रगति किया, कितना विकास हुआ, लेकिन पेड़ पर लटके हुए वो किसान, खून में सने हुए वो हमारे निवाले इस बात की गवाही देते हैं कि किसानों का ध्यान रखना होगा। बिहार जो कि कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, और यहाँ जो हम निवाला उठाते हैं उसके साथ साथ हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा किसानों से ही आता है। आज किसानों की चर्चा हम कर रहे हैं और किसानों की चर्चा में हम 2 इसको सेक्टर में बांट करके चलेंगे। दीपक, हमने इसको 2 सेक्टर में बांटा है जी। एक, नीतीश कुमार जब आए 2005 में, उसको अलग कर लेते हैं, और नीतीश कुमार से पहले की बातों को अलग कर लेते हैं, यानी 2004 और 2005 से लेकर के 2025 तक। बाबा, अब बाबा वानी को हम आगे ले चलते हैं क्योंकि एक्सपर्टीज तो आपको ही है। देखिए, बाबा ने शुरू में कह तो दिया है लेकिन सवाल मेरा होगा और जवाब बाबा का होगा। आपको बता दें, बिल्कुल हम आज किसानों की बातचीत करेंगे और किसानों के बारे में आपको बताने जाएंगे। 15 साल वो लालू का समय और 20 साल ये नीतीश कुमार का समय। बेहतर कौन है, मतलब कौन किस पे भारी है? अगर किसान को देखा जाए तो किसान किसके तरफ है? क्या नीतीश कुमार के तरफ है या लालू यादव के तरफ है? दोनों में से बेहतर की, मतलब दोनों नेता में से बेहतर किसने किसानों के लिए किया है? तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे लालू यादव के काल से कि लालू यादव के समय में किसानों के लिए क्या कुछ होता था और नीतीश कुमार के समय क्या कुछ होता है। देखिए, जब हम लोगों के बीच थे बाबा, तो लोगों से बातचीत हो रही थी, कई विधानसभा में हमने घूमा, जैसा कि आपने लोगों को बताया भी है। तो हम जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, किसानों से बातचीत कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले नहीं हुआ करता था। जब हमने एक सवाल एक व्यक्ति से पूछा कि पहले आप बोरिंग कैसे करते थे, कैसे पानी खेतों में पटाते थे, वो बोले कि हमारे पास बहुत सुविधा नहीं था, और सुविधा आता भी था तो हम उसमें सीकर लगा के रखते थे कि कोई लेके बोरिंगे ना भाग जाए। मैंने उसको देखा है, वो पॉइंट मैंने देखा है। मैं इस बात को थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं कि ये लालू और नीतीश, इन दोनों की कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस बिहारी की है जो जब सुबह नाश्ते के लिए टेबल पे बैठता है तो उसके निवाले जो पहले जाते हैं वो किसने पैदा किया, किसने उसे उपजाया,
उस तक होती है। तो ये लालू नीतीश से इसको जोड़कर मत देखिए, इसे जोड़ करके देखिए कि हमारी सरकार जो कहती है कि हम किसानों के लिए क्या किए, हम उस किसानों की और उस सरकार की बात करने बैठे हैं। और उस किसान और सरकार की बात के बीच में जो पहला सेक्शन है हमारा, हम वो शुरू करते हैं लालू प्रसाद से। लालू यादव ने जब 1990 में कमान संभाला तो उससे पहले का जो बिहार था, उस बिहार में उन्हें क्या मिला ये सबको पता है। और वो एक परिवर्तन का समय था जहां से कांग्रेस जो आजादी के समय से लेकर के लगातार देश के और कई राज्यों में शासन कर रही थी, उसके क्षरण का समय था। 70 से जो कहानी शुरू हुई, 70-77 के आसपास, उसके बाद से धीरे धीरे करके कई राज्य हाथ से निकलते गए और अंततः बिहार भी हाथ से निकला। हालांकि एक बार पहले भी निकल चुका था, लेकिन 90 से पूरी तरह से बिहार हाथ से निकला। और तब बिहार का जो बजट था, उस बजट का आकार बहुत छोटा था। खास करके किसानों की बात करें तो किसानों की बजट में जो वर्तमान परिस्थिति बनी थी, उसमें बजट का आंकड़ा इतना छोटा था कि किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था। जनसंख्या भी कम थी, लेकिन इसके साथ साथ जो परिस्थितियां थी, जिसमें नहर था, बावड़ी था, पैन था, आहर था, जिसके माध्यम से लोग पटवन किया करते थे अपने खेतों को, और तब प्रकृति भी साथ दिया करती थी। लेकिन कभी कभी प्रकृति ने धोखा भी दिया है, और जब धोखा देता है तो मैं वही बात बता रहा हूं कि किसान सफल रहता है अपने फसल को पूरी तरह से एक बच्चे की तरह उसको उपजाने में, उपजाता है। मतलब उसको पहले तो बोता है, बोने के बाद उसको सहेजता है, अगल बगल में अगर कहीं खरपतवार जम जाते हैं तो उसको भी उखाड़ के रखता है, एक बच्चे की तरह। कि हमारे बच्चे को जैसे आप देखे होंगे कि आप जब पिता और माँ आपको देखते होंगे बचपन में, तो उनको बहुत केयर रहता होगा कि हमारा बच्चा कहीं परेशान ना हो जाए, किस तरह की समस्या नहीं हो। और वो किसान जब उसकी फसल नष्ट होती है तो उसे कितना कष्ट होता होगा, ये कहने सुनने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। और ये वही अनुभव कर सकता है जो किसान हो। खैर, इसके बाद कृषि क्षेत्र में कोई कृषि नीति ऐसी नहीं थी जिस नीति के आधार पर यह कहा जाए 2005 से पहले, यानी 90 से लेकर के 2005 के बीच में, कि इस तरह की कोई कृषि नीति हो जिस कृषि नीति को किसान अपना कह सके और इसके लिए वो आगे की रणनीति पर काम कर सके। किसान को अपने मर्जी से सब कुछ करना होता था और बदले में उसे सरकार को टैक्स भी देना होता था। परिस्थितियां धीरे धीरे करके बदलनी शुरू हुई, लेकिन इन 15 सालों में सरकार को ये समझने में ही लग गया, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को, कि आखिर करना क्या है। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी जिसकी चर्चा हम दीपक के साथ करेंगे। जी, तो देखिए, जैसा कि आपको बाबा ने बताया कि जिस तरीके से किसान हमारा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल जब आप सुबह उठते हैं और जो आप खाने का निवाला अपने मुंह में लेते हैं, तो बिल्कुल एक बार उन किसानों को जरूर याद करिए कि कैसे वो उपजाया जाता है, कितना मेहनत होता है। लेकिन देखिए, चुनावी साल है तो आखिर हम क्यों लालू और नीतीश से इन चीजों को जोड़ रहे हैं? देखिए, लालू और नीतीश से जोड़ने का कारण यह है क्योंकि जितने नेता हैं वो वोट के लिए जरूर लोगों के पास जाते हैं, लेकिन आखिर किसानों के लिए अभी तक बेहतर कौन किया है? देखिए, बाबा ने आपको बताया कि 2005 से पहले, 1990 से के बाद और 2005 से पहले क्या स्थिति थी। तो बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि लालू का समय जब था, तो जब किसान अपने खेत में जाते थे, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वो कहते थे कि डर सा बना रहता था, रात में भी पटवन नहीं कर पाते थे, कई समस्याएं आती थी। सबसे पहले तो आपको अगर जो मैं बता रहा था सेक्शन में कि जिसमें लालू प्रसाद ने शुरुआत किया, तो उनके जो बजट का आकार 1990 में था वो मात्र 1800 करोड़ का था। मात्र 1800 करोड़ का था। आप समझ सकते हैं कि तब की स्थिति क्या रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस विकट परिस्थिति में भी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था, किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता था, सरकार का सहयोग नहीं मिलता था। उसके बावजूद भी किसान उपज में कम नहीं थे। बिहार हमारा हमेशा आपने देखा होगा कृषि श्री पुरस्कार, कृषि फलाना पुरस्कार, कृषि चिराना पुरस्कार, उपज के मामले में सबसे अधिक हम हो जाते हैं। कहीं धान का कटोरा, कहीं दाल का कटोरा, कहीं कुछ, कहीं मखाना उत्पादन करते हैं। हम प्रयोग तो करते ही रहे, लेकिन सरकारों का इसमें कितना गठजोड़ रहा है, कितना सरकार का उसमें सहयोग रहा है, इसको अगर देखें आप तो 2005 में ये बजट बढ़ करके 24,000 करोड़ हो गया। जी, आप समझ सकते हैं कि 24,000 करोड़ के बजट का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना गुना बढ़ा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक अलग तरह की शुरू हुई। उपेक्षा की बात करें तो सरकार जो थी, वो किसान जब फसल अपना उपजाता है तो उपजा करके उसको रखने के लिए भी जगह था। आप गांव में गए होंगे तो कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि गांव के बाहर बना हुआ है डेढ़ी टाइप का,
बिल्कुल मिट्टी का, जिसमें बिल्कुल लोग अनाज रखते थे, जी, तो उसमें अनाज बर्बाद होने का सड़ने जो का भी डर हमारे रहता था। पटना में गोलघर है, बिल्कुल उसी तरह पुराने से समय में जब अनाज रखा जाता था निश्चित उसमें। रूप से ये अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, जब जी आपातकाल आता था तो उस समय के लिए रखा जाता। लेकिन जब किसान उपज होती है उसकी, जब किसान अपना अन्न उपजाता है तो उसको रखने के लिए, भंडारण के लिए व्यवस्था नहीं थी। आगे हम सेक्शन में चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या कुछ हुआ, लेकिन कृषि की उपेक्षा हुई और बाजार समितियों की भी उपेक्षा हुई। जी आपको पता होगा कि एक उचित बाजार नहीं था, साहूकार हुआ करते थे, किसान कर्ज लेकर के उससे बिल्कुल काम करते थे। और इसमें साहूकार का 1990 से लेकर 2005 तक साहूकार का चेहरा भी बदला। ये साहूकार वो नहीं थे जो पहले से साहूकारी किया करते थे, जी ये नए साहूकार हो गए थे जिनके पास पूंजी आ गई थी, पैसा आ गया था किसी विभिन्न कारणों से, और ये किसानों का अन्न जो है उसका पूरा खेती खरीद लिया करते थे। तो क्या किसान को उचित रेट मिलता था उस समय? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सारी बातों के साथ साथ आपने देखा होगा कि इसी के दौरान एक और बड़ी बात हुई, और इसी किसानों को लेकर के एक चरवाहा विद्यालय की भी स्थापना हुई थी। आपको याद होगा बिल्कुल कि बिल्कुल जिसकी खूब चर्चा हुई थी, और ये कहीं ना कहीं सफेद हाथी बनकर के रह गया, जी जिसकी चर्चा हमने कई खबरों में किया भी है। ये एक सेक्शन था जिसके तहत 2005 तक जो बजट का आकार था वो बढ़ा। धीरे धीरे करके कुछ चीजें बदलने की कोशिश की गई, लेकिन बदलाव जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किसान परेशान भी रहे, त्राहिमाम भी करते रहे, और किसान की स्थिति, उनके जो कपड़े थे सिर्फ शादी में या फिर पर्व त्योहार में एक गंजी और एक धोती यही खरीद पाते थे। आज आप देखे होंगे कि किसान ट्रैक्टर से अपनी खेती भी करते हैं, और मोटरसाइकिल से लेकर के थार तक अपने खेतों तक लेकर के जाते हैं, और उसमें काफी संख्या में रोजगार भी लोगों को देते बिल्कुल। हैं। युवा भी आधुनिकता भी बढ़ी है। काफी युवा इंटरेस्टेड हैं, जानकारी निकाल कर अलग तरीके से खेती कर रहे हैं, और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि किस निश्चित। तरीके से आप इसमें भी आप अपना एक फील्ड में आकर आप अपना जो भविष्य है तय कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार आए 2005 में, तो उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में जो जो कमियां रह गई थी, उससे पहले तो आइडेंटिफाई करने में उनको टाइम लगा। जी लेकिन 2008 में नीतीश कुमार 2006 में भी तय कर लिया था कि उनको किसानों के बारे में, कृषि के बारे में विशेष कुछ करना है, क्योंकि बिहार में जीडीपी का और यहाँ के लोगों के भरण पोषण का, आय का सबसे बड़ा जो साधन था वो कृषि था। उन्होंने एक रोड मैप बनाया, एग्रीकल्चर रोड मैप। 2008 में ये एग्रीकल्चर रोड मैप बना, और लगातार इस रोड मैप पर काम होता रहा। अब जो स्थिति है कि इसका जो नेक्स्ट है वो तीसरा या चौथा फेज चलने के लिए रेडी है। जी रोड मैप की लगातार उस पर काम होते रहे। इसमें जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खेती के नए नए आयाम खोजे जाने लगे। इसमें कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, फसलों का क्वालिटी कैसे सुधारा जाए, इन सारी चीजों को, कम पानी में कैसे धान उपजाया जाए, ये सारी व्यवस्था और सारा जो कृषि रोड मैप में ये सारा चीज दिखाया बनने गया लगे। बिल्कुल। इसके बाद कृषि विभाग का बजट जो है वो 2005 में 23,800 करोड़ था, लगभग उन्होंने बताया कि 24,000 करोड़ था। ये 2025 में बढ़ करके 3,17,000 करोड़ हो गया। जी अंदाजा लगाइए आप कितना बड़ा गैप। 20 सालों में कितना बढ़ा है कि 3,17,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। और अब आप देखते होंगे तो बिजली की व्यवस्था सिंचाई के लिए हो गई है। नीतीश कुमार ने पानी की व्यवस्था की है, जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां पानी पहुंचा करके नहर, पैन और बाकी की चीजों का। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान थे, उससे पहले उन्होंने पुराने कुएं, नहर, पोखरा, इन सबको खुजवाया, बिल्कुल। और इन सब का जीर्णोद्धार करवाया। बाजार समितियों का पुनरुद्धार हुआ। आप लोग एक खबर भी कर रहे थे, मुझे जानकारी जहां तक मिली थी कि सरकार की योजनाओं में एक वो भी योजना आप लोगों की थी, जिसमें आप लोग कर रहे थे कि कहाँ शीतगृह घर बन रहा है, कहाँ भंडारण की व्यवस्था हो रही है, बिल्कुल। कहाँ पैक्स के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, कहाँ लोग किसानों के उपज को रखने की व्यवस्था हो रही है। सरकार ने बाजार समिति को डेवलप किया और उसका पुनरुद्धार किया। 2025 के बजट में बाजार समितियों में आधुनिकीकरण और विकास के लिए 1,289 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और ये एक बड़ी पहल थी। 2025 के बजट में नीतीश कुमार ने अपने 20वें साल में वो सारी कमियां जो थी, जो डिमांड था, उसको पूरा करने की कोशिश की है। एमएसपी नीतीश कुमार का ही दिया हुआ है, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों के उपज के जो खरीद की व्यवस्था है वो आपको देखने को मिलेगी। सिंचाई और बिजली की व्यवस्था तो मैंने पहले ही आपको बता दी। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण नीति भी बनाई गई, और बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 को लागू करने के लिए योजना भी बनाई गई। इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना था, और ऐसी फसलों का जी नया किस्म लाने की जिससे कि अधिक उपज हो सके। आपने कभी लाल और काला चावल खाया है क्या? जी मैंने नहीं खाया है। बिल्कुल। लेकिन काला चावल, लाल चावल, अलग अलग तरह के चावल, शुगर फ्री चावल आपने सब देखा होगा। बिल्कुल।
और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो नई तकनीक नई विधि से, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई जिसकी चर्चा मैं कर रहा था जी कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई और इसमें सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। जी सबसे बड़ी बात कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको देने की व्यवस्था हुई। आपने देखा होगा कि किसानों को लेकर के केंद्र सरकार ने एक योजना भी बनाई थी, एक नया कानून बनाने की व्यवस्था हुई थी। हालांकि उस कानून का विरोध बहुत जम करके हुआ, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि सरकार झुकी नहीं। सरकार ने कानून बनाया और उस कानून से अब किसान काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 5 लाख रुपए का ऋण देने तक की व्यवस्था है और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अभी अभी 6,000 करके किसानों के खाते में पैसा भेजा गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भेजा है। और देखिए बाबा, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि जनता को हम बताएं। देखिए आपको बता दें कि किसानों के लिए एप्लीकेशन भी बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं। जैसे जैसे चीजें मॉडर्नाइज हो रही है वैसे वैसे किसानों के लिए भी नई तकनीकें जो है निकाली जा रही है। आपको बता दें कि बिहार कृषि मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां पे किसानों को घर बैठे बैठे कई जानकारी जो है वो जुटा सकते हैं आसानी से। आपको बता दें कि उसमें कई तरीके की जानकारी रहती है कि खेती कैसे किया जा सकता है, कौन सा आपके खेत के लिए बीज महत्वपूर्ण है, कौन से बीज वैसे होंगे जो आप वहां लगाएंगे तो उसकी फसल अच्छी होगी। देखिए उसके बाद आपको हम बता दें ड्रोन का प्रयोग भी अब किया जा रहा है। इतना मतलब किसान भी इतने समझदार होते जा रहे हैं, चीजों को देख के डिजिटलाइज्ड होते जा रहा है। फसलों में कीड़े की बात कर लीजिए, फतिंगे की बात कर लीजिए, फसलों के में अलग अलग तरह की बीमारियों की बात कर लीजिए, इन सब पर आपके मिट्टी के सॉइल टेस्टिंग का भी काम शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि 1990 से 2005 और 2005 से लेकर 2025 तक की अगर हम तुलनात्मक गणित को देखें और उस पर अगर हम कसौटी पर कसें और तराजू के पलड़े पर दोनों को रखें तो आपको सीधे नजर आएगा कृषि नीति की बात। पहले कृषि नीति नहीं थी, 2004 तक कोई कृषि नीति नहीं थी। नीतीश कुमार ने कृषि नीति लाया और यहाँ से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बजट की बात कीजिए तो बजट में हमने बता ही दिया कि 24,000 करोड़ के आसपास तक का बजट तक पहुंचे थे लालू प्रसाद। अभी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। बिल्कुल। दूसरी बाजार समिति की बात करें तो मंडियों की व्यवस्था नहीं थी, बाजार की व्यवस्था नहीं थी, बाजार समितियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। आपने देखा होगा गांव की मंडियों में औने पौने दाम में आते थे साहूकार और खरीद करके लेके चले जाते थे, क्योंकि किसान जब मंडी तक अपना खर्च करके ला करके वहां अपना उपज रखता है और वहां फिर ले जाने में उसको कितना खर्च पड़ेगा। साहूकार जैसे ही शाम होता था उसके सामान नहीं बिकते थे उसके तय किए गए दाम पर, तो साहूकार उसको औने पौने दाम में उठा करके और लेकर के चले जाते थे। ये भी एक व्यवस्था थी। अब बाजार समिति की व्यवस्था हो गई है, वहां उसके रखने की व्यवस्था भी है। अगर किसान लेकर के बाजार समिति में आ गया सामान तो वहां रख करके वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में अपना सामान बेच सकता है। उसको इस बात की चिंता नहीं कि मेरा रात में बारिश हो जाएगा तो भीग जाएगा, सड़ जाएगा, ये स्थिति नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात हुई है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो सिंचाई, बिजली और सड़क जैसी कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं थी। आज आपको मैंने जैसा कि बताया भी कि थार लेकर के अपने खेत पर लोग जाते हैं, स्कॉर्पियो से अपने खेत पर जाते हैं किसान, और वहां जाकर के बहुत बढ़िया देखिएगा तो हर खेत के इर्द गिर्द एक फार्म हाउस का विकास हुआ है। वहां फार्म हाउस प्रकृति भी विकसित हुई है। ये क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि नई नई तकनीक आई है, कृषि के बारे में सोचना लोगों ने शुरू किया है, उचित दाम मिल रहा है किसानों को। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि बिहार जैसी जगह में जो फसलें इस देश में नहीं होती हैं, वो फसल, वो फ्रूट्स उपजाए भी जा रहे हैं और यहाँ उसकी अच्छी खासी खेती भी की जा रही है। उसके नए प्रकृति को लेकर के लोगों तक पहुंचा भी जा रहा है। हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जयलाल कुशवाहा ने एक किसानों को लेकर के किसान चतुर्दिक विकास पत्रिका भी निकाला है, जिसमें उन्होंने कई किसानों को अवार्ड भी दिया है और सम्मानित किया है। जो अच्छे किसान हैं, युवा किसान हैं, कुछ नई सोच के साथ किसानी कर रहे हैं, समृद्ध किसान हैं, गरीब किसान हैं, सभी को उन्होंने अवार्ड किया है। तो ये एक पहल हुई है और इसके पीछे नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है। हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था हुई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। अगर किसानों की आय की बात करें तो आय में काफी वृद्धि हुई है। और मैंने जो बताया कि सरकार ने सोचा कि शीत घर उनके लिए कर दिया जाए, उनके लिए भंडारण की व्यवस्था कर दिया, बाजार समिति होगी तो वहां आकर के किसान अपने सामान को रख सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका फायदा मिल सकता है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो किया है, आपने बताया भी कि सिक्कड़ में बांध करके अगर बोरिंग कोई रखता हो तो इससे ज्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकती है। वो किसान जो आपका पेट पालता है वो कितना मुश्किल से खरीद करके एक बोरिंग लाया होगा, पंपिंग सेट लाया होगा, और उसको भी अगर चोर चुरा ले, होता ही था। मुझे याद है कि मेरे चाचा अक्सर फोन किया करते थे, क्योंकि हमारा खेत जो है हमारे घर से काफी दूर हुआ करता था। मैं व्यक्तिगत बातें भी कह रहा हूं, तो वहां से आपने वो दौर देखे हैं? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद अपने खेत तक गया हूं। जब भी गांव जाने का मौका मिलता था तो खेत जरूर मैं जाता था।
और चाचा हमारे लेकर के जाते थे। चूंकि पिताजी मेरे सेना में थे तो चाचा के साथ ही मेरा ज्यादा बॉन्डिंग रहता था। जब भी जाते थे तो मुझे यहाँ तक याद है कि कंधा पर बैठा कर, जब बच्चा हुआ करता था तो कंधा पर बैठा करके मेरे चाचा हमको खेत तक ले जाया करते थे। और मैंने देखा है कि वहां बोरिंग हुआ करता, वही बोरिंग पर नहाते थे हम लोग, उसके एक हौदा होता था। आज भी बता रहे हैं, मेरे फार्म हाउस पर जाइएगा आप तो वहां छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तो हमारे पोता पोती वगैरह हैं, जो बेटा है, वो सब लोग जाते हैं और वो हौदा जो है उसको साफ करा करके फिर से बोरिंग स्टार्ट करके उसमें पानी भर करके, और जिस तरह से आप नदी और तालाब में वाटर पार्क की तरह करते हैं, उस तरह से वहां जाकर के काफी देर तक वहां लोग एंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीजें अब एक संस्कृति के रूप में विकसित हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ करती थी कि आप फसल लगा दिए, अब रात भर वहां निगरानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहां जाते थे दबंग लोग और जाकर के आपका खेत का फसल काट करके और लेके चले जाते थे। लेकिन अब ये सब बातें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, अभी और सुधरने की गुंजाइश है। और किसी को लेकर के जिस तरह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने नीतियां बनाई हैं, योजनाएं, उसको लेकर के केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट जरूर बना है कि आप किसानी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि विदेश से कई नौकरियां छोड़ करके, अच्छे अच्छे पोस्ट को छोड़ करके, पद को छोड़ करके लोग आकर के कृषि पर अपना काम करते हैं, फार्म हाउस विकसित करते हैं। और कृषि के साथ साथ आपने देखा होगा कि पशुपालन भी एक बड़ा रोजगार हो गया है। बिल्कुल, आप लगातार देखते होंगे सोशल मीडिया के जमाने में एक बड़ा बाजार हो गया सोशल मीडिया, वहां से लोग अपने सामान की खरीद बिक्री भी करते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हुई हैं। और आज जो वर्तमान है वो 2025 का वर्तमान, आने वाले कई वर्षों तक जब हम 100वें साल में आजादी के प्रवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। और नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भूमिका इसमें जरूर है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। तो देखिए 15 बनाम 20, अब ये आपको तय करना होगा कि लालू यादव का समय बेहतर था किसानों के लिए या नीतीश कुमार का समय बेहतर है। देखिए हमने आपके सामने हर फैक्ट्स को रखा है, लालू यादव के समय का भी और नीतीश कुमार के समय का भी। देखिए इस खबर का जब शुरुआत हुआ था तो बाबा ने आपको बताया था कि किस तरीके से किसान जो है वो हमारे लिए पूरे दिन रात मेहनत करते हैं। तो देखिए अब हम उन 4 लाइनों से इस खबर को खत्म करना चाहते हैं। चीर देता है धरती का सीना अपना पसीना बहा के, वो इंसान नहीं देश का किसान है। तो कैसा लगा ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बाबा वाणी देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।